एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ के लिए। एंड ऑर्गेनाइजिंग मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th की प्लेलिस्ट के अंदर देखिए। आफ्टर दैट ये वीडियो देखिएगा बिकॉज ऐसे ये समझ नहीं आएगी। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमने ये देखा था कि ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, बट अब ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का ही आउटकम है। कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है बताता है कि बेसिकली अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें सबसे पहले तो उसमें क्या था कि हाउ जॉब्स विल बी एलोकेटेड एंड हाउ एक्टिविटीज़ विल बी डिवाइडेड। राइट, तो उसके बेसिस पे हमारा जो स्ट्रक्चर बन के आता है कि कौन किसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, तो हम उसे स्ट्रक्चर बोल देते हैं। क्योंकि हर फर्म का अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, हर फर्म अपने अलग तरीके से काम करेगी। राइट, तो इसीलिए उसका नाम दे दिया स्ट्रक्चर, क्योंकि वो अलग तरीके से काम करेंगे। Right? An organization structure defines how activities such as task allocation, coordination, supervision are directed towards the achievement of organizational aims. जो भी organization के aims हैं, goals हैं, objectives हैं, तो उसके लिए जो भी हम task कर रहे हैं तो वो किस तरीके से हो रहा है। Right? तो ये क्या बताएगा हमें organization structure. The need for an adequate organization structure is felt by an enterprise when it grows in size or complexity. Basically वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर छोटे लेवल पे फर्म है, लेवल छोटा है फर्म का, तो इतनी ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम बात करें कि कंपनी ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़, बहुत सारे टास्क होंगे, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए वहाँ हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किसी भी बड़ी फर्म का एग्जांपल उठा के देखें, मे बी टाटा का है, रिलायंस का है, तो डेफिनेटली उनका कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर है बिकॉज वो बहुत लार्ज लेवल पे काम कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। मतलब हम एक फ्रेमवर्क बना देते हैं जिसके अंदर सारे टास्क होते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो हमारी ऑपरेटिंग से हो। ऑपरेटिंग यानी जो भी हमारा मेन बिजनेस है। सपोज़ अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं क्लोथ्स की तो ऑपरेटिंग टास्क हो गया वो। राइट, और अगर हम रीसेलिंग कर रहे हैं तो हमारा ऑपरेटिंग टास्क क्या होगा, रीसेलिंग का, मर्चेंडाइज का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अभी मीनिंग क्लियर होगा। ये लास्ट पॉइंट देखिए इसके अंदर, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। इट अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज and this enables a business enterprise to accomplish desired goals. हमने ऑर्गेनाइजिंग में भी यही पढ़ा था कि काम इतने अच्छे से हम डिसाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गोल्स जो हमने प्लानिंग के अंदर डिसाइड किए थे। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जस्ट उसको नाम देना हो गया कि जिस तरीके का मेथड है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, उसका अलग नाम दे दिया, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो डेफिनेशन, पीटर ड्रकर ने एक डेफिनेशन दी है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के ऊपर इंपॉर्टेंस देते हुए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ एन इंडिस्पेंसिबल मीन्स, इंडिस्पेंसिबल मतलब इनसेपरेबल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड द रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इवन डिस्ट्रॉय इट। और वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है अच्छे से चूज़ नहीं करेंगे, अगर आप रॉन्ग स्ट्रक्चर चूज़ करते हैं तो वो डेफिनेटली बिजनेस की परफॉर्मेंस को कम करेगा और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ख़राब भी कर सकता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं फटाफट से। सुनीता क्या कह रही है यहाँ पे, सुनीता ओपन हर ओन ट्रेवल एजेंसी, उसने अपनी ट्रेवल एजेंसी खोली है। द सक्सेस ऑफ हर ट्रेवल एजेंसी डिपेंड्स ऑन हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ ट्रेवल एजेंसी। अब साफ सी बात है, जितने अच्छे से कस्टमर को ट्रीट किया जाएगा, है ना, तो उसी पे हमारी जो है सक्सेस डिपेंडेंट होगी। तो वो यही कह रहे हैं जो कस्टमर और एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप है उसकी एजेंसी के अंदर, उसके बेसिस पे तय होगा कि वो जो उसकी ट्रैवल एजेंसी कितना ज़्यादा सक्सेस पाएगी। राइट, इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव शी हैज़ डिवाइडेड द एंटायर वर्क ऑफ एजेंसी इनटू 3 सब हेड्स। वो क्या करती है, 3 सब हेड्स के अंदर अपना पूरी एजेंसी का काम बांट देती है। और वो 3 है सब हेड्स कौन से हैं, ऑपरेशंस मेन काम, सेल्स
जो भी सेल्स हो रही हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट। ऑपरेशंस के अंदर आ जाएगा ट्रैवल काउंसलर, रिजर्वेशन एंड टिकटिंग एंड कस्टमर केयर। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? ऑपरेशंस के अंदर, जो वो काम कर रहे हैं। सेल्स के अंदर आ गए अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, जो भी लोग अकाउंट संभाल रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन यानी मैनेजमेंट के अंदर आ गया बुक कीपर, जो भी सारे बुक कीपिंग करेगा, जो सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखेगा, कैशियर एंड यूटिलिटी पर्सनल। दिस डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हैज़ रिजल्टेड इनटू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्पेसिफाइंग द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लास्ट लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? उन्होंने बोला डिवीजन ऑफ वर्क उन्होंने किस तरीके से किया? फंक्शंस के बेसिस पे। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे ये किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है? ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो डिविजन्स बनाई गई हैं, यानी जॉब एलोकेशन या टास्क एलोकेशन किस तरीके से किया गया? फंक्शंस के अकॉर्डिंग। और वही जो फंक्शंस हैं वही बताएंगे कि किसकी कितनी अथॉरिटी है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, और कौन कितना किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बट बेसिकली इन योर सिलेबस इन क्लास 12th यहाँ पर 2 ही टाइप्स हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल आई गेस आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा अब तक। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब ये क्या कहते हैं हमें? ये इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन दैट ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर, यानी एक जैसे फंक्शंस एक जगह पर होंगे। ठीक है, grouping of jobs of similar nature and organizing these major functions as separate departments create a functional structure sorry। इसमें क्या किया हमने कि सारे फंक्शंस की तरह हमने उससे डिपार्टमेंट्स बांट दिए। जैसे अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में था, सुनीता ने क्या किया था, यहाँ पर फंक्शंस के अकॉर्डिंग 3 सब हेड बनाए थे, है ना, ऑपरेशन, सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे ही जब जब हम फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपने एलोकेशन करेंगे, टास्क एलोकेशन करेंगे, जॉब एलोकेशन करेंगे, तो वो किसके अंदर आएगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। अब उसने 3 डिपार्टमेंट्स बनाए थे, कितने भी हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ऑल डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट टू वो कोऑर्डिनेटिंग हेड। एक हेड होता है उनके ऊपर, सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर, और सब डिपार्टमेंट्स को उन्हें क्या करना होता है? रिपोर्ट देनी होती है, ताकि सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। अब एग्जाम्पल देखो यहाँ, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की फंक्शंस विल इंक्लूड। अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कह रहे हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर क्या क्या मेन डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं? प्रोडक्शन हो सकता है, डेफिनेटली होगा। परचेज होगा, परचेज किसकी करेंगे? रॉ मटेरियल की। मार्केटिंग होगी किसकी? जो भी हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा। अकाउंट्स होंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं सारे रिकॉर्ड होंगे, फाइनल स्टेटमेंट्स बनेंगे, नेट प्रॉफिट वगैरह निकालेंगे। और पर्सनल यानी जो वर्कर्स या मैनेजर्स काम करेंगे। ये डिपार्टमेंट्स जो है आगे फर्दर हो सकता है किसी सेक्शंस में डिवाइडेड हों, बट मेनली यही डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब ये किस तरीके से हमने डिपार्टमेंट्स बनाए? अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये वो हो गया कोऑर्डिनेटिंग हेड, जो सब डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करेगा। और इसके नीचे क्या आ जाएंगे? सारे के सारे डिपार्टमेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स यानी पर्सनल डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, परचेजिंग, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था। परचेज हो गया, ठीक है, सेल भी एक अलग से डिपार्टमेंट हो सकता है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं जो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, सूटेबिलिटी मतलब कहाँ यूज़ हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, 1 मार्क्स MCQs के अंदर भी ये आ जाते हैं कई बारी, और फिलिप्स के अंदर भी, और मैच द फॉलोइंग के अंदर जो भी आजकल आपका पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर डिटेल। Suitability, it is more suitable when the size of organization is large and has a diversified activities and operations require a high degree of specialization। वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जहाँ ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है वहाँ हम किसको यूज़ करते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर को। डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ मतलब अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होनी है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स के अंदर अलग होनी है, मार्केटिंग में अलग होनी है, परचेजिंग में अलग होनी है, प्रोडक्शन में अलग होनी है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस होने हैं। और स्पेशलाइजेशन चाहिए। स्पेशलाइजेशन क्यों चाहिए हमें? बिकॉज़ अगर कोई भी डिपार्टमेंट है उसका मैनेजर बनने के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए, ताकि वो अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से हैंडल कर सके। डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि इतने बड़े बड़े फंक्शंस क्या करना है, हैंडल करना है, तो उसके लिए
डेफिनेटली एक्सपीरियंस्ड स्टाफ होना चाहिए। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। अ फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, जो भी हमने देख ही लिया था ऊपर वाले पॉइंट के अंदर, सुटेबिलिटी। स्पेशलाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है ताकि जो मैन पावर है और जो भी हमारे रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज लग रहे हैं, उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके विदाउट एनी वेस्टेज, और इससे क्या होगा, फर्म की या बिजनेस की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन रहेगी, ठीक है। और वो रिपोर्ट किसको करता है एक डिपार्टमेंट, अपने हेड को, कोऑर्डिनेटिंग हेड को। वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, सीईओ भी हो सकता है, जनरल मैनेजर भी हो सकता है। हर एक कंपनी में अलग तरीके से काम होता है, तो अलग तरीके से ही उनका जो कोऑर्डिनेटिंग हेड है डिसाइड किया जाएगा। अब कोऑर्डिनेटिंग हेड क्या करेगा, हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा, और जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड है, जैसे परचेज़ है, परचेज़ मैनेजर है, तो वो क्या करेगा, अपने डिपार्टमेंट के अंदर यानी उसके अंडर जो भी सबॉर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगा। इस तरीके से सारे जो भी लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, और टास्क के अंदर जो भी टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर क्या आ जाएगी, सिमिलैरिटी, मतलब एक जैसा काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। डेफिनेटली मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एक तरीके से एक जैसा काम हो रहा है, स्पेशलाइजेशन आ रही है, विच विल लीड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। और क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा काम का, तो इससे क्या होगा, वेस्टेज कम, कॉस्ट भी हमारी कम आएगी। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े लेवल पे जाती रहेगी ड्यू टू लोअर द कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ईजियर, क्योंकि हमें एक ही तरीके की स्किल के ऊपर फोकस करना है। इफ़ परचेज़ डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है तो उसे परचेज़ का ही काम सिर्फ सिखाना है, ये नहीं कि हम उसे सेल्स का भी सिखा दें, मार्केटिंग का भी सिखा दें, समझे। तो यहाँ पे क्या हो गई, ट्रेनिंग ईजियर हो गई, बिकॉज हमें एक ही टाइप का स्किल चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। अब सबके बीच में कोऑर्डिनेशन है, हर एक डिपार्टमेंट का हेड अपने डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, उनके ऊपर पूरी सुपरविजन रखा हुआ है, और जो जनरल मैनेजर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है वो क्या करेगा, सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर नज़र रखेगा। तो इससे क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट को इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जाएगी और अटेंशन दी जाएगी, एंड दैट इज़ अ एडवांटेज। अब डिसएडवांटेजेस के ऊपर आता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, डिपार्टमेंट वाइज सब काम हो रहा है, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे हैं, उसको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हम पर्टिकुलर फंक्शंस पे फोकस करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पर्टिकुलर फंक्शन तो ओवर एम्फेसाइज हो रहा है, यानी ओवर अटेंशन गेन कर रहा है, लेकिन जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है फर्म का, बिजनेस का, वो जो है कम अटेंशन गेन कर पा रहा है इसके अंदर। Pursuing departmental interest at the cost of organizational interest can also hinder the interaction between two or more departments. वो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग काम करने लग जाए, यानी एक डिपार्टमेंट को ये काम करना ठीक लग रहा है, फॉर एग्जांपल परचेज़ रॉ मटेरियल का, कि उसे सप्लायर ए से मंगवाना चाहिए, सप्लायर बी से नहीं मंगवाना चाहिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट और डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हिंड्रेंस होगी, यानी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपना अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब 2 और 3 डिपार्टमेंट्स की बात करें, हो सकता है वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, कंपैटिबल नहीं है, तो उनके इंटरेस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। एग्जांपल देखो, यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट क्या कह रहे हैं कि कस्टमर फ्रेंडली डिज़ाइन बनाते हैं प्रोडक्ट्स का। जो भी उसने कस्टमर से बात की या फिर कोई भी सर्वे किया उसने, तो वो क्या कह रहे हैं, कस्टमर फ्रेंडली डिज़ाइन होना चाहिए हमारे प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट फुलफ़िल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे क्या हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, ज़रूरी नहीं है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस तरीके से काम करे,
ठीक है, उसको डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, उसे अपना डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है वो डिज़ाइन चेंज करना ही ना चाहे, समझे। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी एक दो डिपार्टमेंट्स के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं तो उससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूलने लगते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें क्या अचीव करना है, ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद सेम स्किल्स एंड नॉलेज बेस में डेवलप अ नैरो पर्सपेक्टिव एंड डज हैव डिफिकल्टी इन अप्रिसिएटिंग बाय अदर पॉइंट ऑफ व्यू। वो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर हम एक पीपल को, एक पर्सन को, जो भी एम्प्लॉय है, एक तरीके का स्किल देंगे, नॉलेज देंगे, तो उसका जो नॉलेज बेस है वो लिमिटेड हो जाएगा और उसे सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं आएगा कि सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी कि उसे स्पेशलाइज करने के लिए एक ही फील्ड का काम दिया जा रहा है। ठीक है, दैट विल क्रिएट इनफ्लेक्सिबिलिटी। वो रिजिड सिस्टम बनता जाएगा कि चेंजेस होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो उसी टाइप की नॉलेज और स्किल्स गेन किए हैं, राइट। तो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। ये देखते हैं फंक्शनल से किस तरीके से अलग है। In a divisional structure, the organizational structure comprises of separate business units or divisions. इसमें हम क्या करते हैं कि बिजनेस की यूनिट्स ही सेपरेट बना देते हैं, मतलब अलग अलग डिविजन्स बना देते हैं। कैसे देखते हैं, ईच यूनिट हैज़ अ डिविजनल मैनेजर। अलग अलग डिविजन्स बनाई, बिजनेस यूनिट्स बनाई, उसके ऊपर क्या रख दिया, एक डिविजनल मैनेजर जो सबको परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके पास अथॉरिटी होगी पूरी बिजनेस यूनिट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और जो अपनी खुद एक डिवीज़न है, सपोज एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2 डिवीजन्स बनाई, डिवीज़न 1, डिवीज़न 2। हर डिवीज़न के अपने अलग फंक्शंस होंगे, प्रोडक्शन अलग, मार्केटिंग अलग, फाइनेंस अलग। डिवीज़न 2 का भी प्रोडक्शन अलग, मार्केटिंग अलग, फाइनेंस अलग। समझ रहे हैं। तो इसमें क्या किया, डिवीजन्स बन रही हैं और हर डिवीज़न अपने अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। इससे क्या होगा, ईच डिवीजन इज सेल्फ कंटेन्ड एज इट डेवलप्स एक्सपर्टीज इन ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट लाइन। वो कह रहे हैं कि सपोज कोई भी कंपनी है, 2 प्रोडक्ट्स बनाती है, मान लो एक तो कॉलगेट हो गई, कॉलगेट की पेस्ट हो गई, और एक कॉलगेट का ब्रश हो गया। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, ये रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। अब वो क्या करते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी डिवीज़न 1 पेस्ट के लिए उसकी प्रोडक्शन अलग, मार्केटिंग अलग, फाइनेंस अलग, परचेज अलग। डिवीज़न 2 कॉलगेट का ब्रश, उसकी प्रोडक्शन अलग, मार्केटिंग अलग, सब कुछ अलग। ठीक है, मतलब 2 यूनिट्स ही अलग हो गई। बिलोंग सेम कंपनी करती है, सेम फर्म से करती हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, उनको सब कुछ ही अलग दे दिया और उनके ऊपर बिठा दिया एक डिविजनल मैनेजर, जो कि पूरी अथॉरिटी है उसके पास सब कुछ कंट्रोल करने की। ये देखो यहाँ पर ध्यान से डायग्राम, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे हमने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। डिवीज़न 1 बना दी कॉस्मेटिक, डिवीज़न 2 गारमेंट्स, डिवीज़न 3 फुटवेयर, डिवीज़न 4 स्किन केयर और डिवीज़न 5 मेडिसिन्स। और इनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए, यानी हर एक को अपना प्रोडक्शन दे दिया, रिसोर्स मैनेजमेंट दे दिया, सब कुछ दे दिया अलग से। ठीक है, इसकी सुटेबिलिटी देखते हैं कहाँ है। इट इज़ सुटेबल फॉर दोज बिजनेस एंटरप्राइजेज वेयर अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। वो क्या कह रहे हैं यहाँ, जिस कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर बहुत सारे लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, ITC की हो गई, ठीक है, नेस्ले हो गई। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड नीड्स टू ऐड मोर एम्प्लॉयज़, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है और उसे और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो वो क्या करेगी, अपनी अलग डिपार्टमेंट बना देगी और नए लेवल मैनेजमेंट पे इंट्रोड्यूस कर देगी, और इट विल डिसाइड टू अडॉप्ट अ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो वो क्या करेंगे, अब सपोज़ पहले कॉलगेट क्या करती थी, सिर्फ पेस्ट, है ना, तो अब अगर वो अपना ब्रश भी प्रोड्यूस करना चाहती है, तो उसने क्या कर दिया, नए मैनेजमेंट लेवल डाल दिया, यानी डिविजनल मैनेजर ले आए वो नया, ठीक है, एम्प्लॉयज़ ले आए नए, और एक डिविजनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। इसकी एडवांटेजेस देखते हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी जो भी बंदा काम कर रहा है, सपोज़ अगर हम कहें पेस्ट के अंदर परचेज में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे उस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज हो जाएगी, पेस्ट के लिए मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए,
ठीक है। और दूसरी तरफ अगर ब्रश वाला बंदा है तो वो उसे क्लियर हो जाएगा कि उसे ब्रश के लिए क्या क्या परचेज़ करना है। तो इससे क्या होगा, एक्सपीरियंस आएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि वन पर्सन के लिए हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज रखना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इज़ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करेगा हमें, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर हमें पेस्ट से प्रॉफिट हुआ है तो कौन रिकॉर्ड करेगा, पेस्ट वाला डिवीज़न, और अगर हमें ब्रश से प्रॉफिट हुआ है तो ब्रश वाला डिवीज़न उसे रिकॉर्ड करेगा। बहुत सिंपल हो जाएगा कि कॉस्ट किसकी है, बिल्कुल अलग कर दिया क्योंकि हमने सिस्टम ही। और हम परफॉर्मेंस उनकी इजीली मेजर कर सकते हैं। अगर सपोज़ हमें ब्रश वाले में लॉस हो रहा है तो हम उसे सेपरेट यूनिट है वो तो इजीली बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। जैसे कि हमने देखा था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी आ रही थी क्योंकि उन्हें एक ही तरीके का काम करना था, बट यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि हर जो डिवीज़न है अपनी ऑटोनॉमस यानी अलग है, उसे दूसरे डिवीज़न के ऊपर डिपेंड नहीं होना, जिसकी वजह से डिसीजन जो है फास्टर ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपेंशन और ग्रोथ बहुत ईजी है। जैसे जैसे एक्सपेंशन करनी है, सपोज़ कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, नई डिवीज़न सेटअप करो, नए एम्प्लॉयज़, उसका पुराने वाले से कोई कनेक्शन नहीं। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली आ सकते हैं। कहाँ कहाँ आएंगे, फंड्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हर डिवीज़न कहेगी मुझे इतने फंड्स चाहिए, मुझे इतने फंड्स चाहिए, लेकिन फंड्स यानी पैसा लिमिटेड है, हर एक को मिल जाए बहुत सारा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर मे बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ अक्रॉस प्रोडक्ट्स। सपोज़ यहाँ पे कह रहे हैं एक्टिविटीज़ की डुप्लीकेशन हो सकती है। कैसे, सपोज़ कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो पेस्ट बनाने के लिए भी चाहिए और ब्रश बनाने के लिए भी चाहिए, ठीक है। पैकेजिंग अगर हम बात करें, प्लास्टिक या जो गत्ते की आजकल आती है पैकेजिंग, वो दोनों के लिए चाहिए। तो अब वो अवॉइड कर सकते थे हम, अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर होता तो उसमें हम क्या करते, एक ही जना परचेज़ करता। बट अब यहाँ क्या हो रहा है, अलग अलग परचेज़ हो रही हैं, तो वो एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, डुप्लीकेट हो रही हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि एक ही जैसा फंक्शन दोनों डिवीजन्स में परफॉर्म किया जा रहा है, राइट। थर्ड पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीज़न। इन कोर्स ऑफ टाइम सच अ मैनेजर में गेन पावर, उसके पास पावर आ जाएगी और वो अथॉरिटी अपने हैंड में ले लेगा और उसका मिसयूज़ कर सकता है वो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर भी कर सकता है वो, उसकी मर्जी है, बिकॉज पावर तो आ गई ना उसके हाथ में, इसीलिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। डिफरेंस यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है और केस स्टडीज़ के अंदर भी ये आ सकता है। सबसे पहले मीनिंग, फंक्शनल के अंदर क्या होता है, एक जैसा फंक्शन एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, और डिवीज़न के अंदर बात करें तो हम हर प्रोडक्ट की अपनी अलग डिवीज़न हो जाती है और उसके पास सारे फंक्शंस हैं। फॉर्मेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर की डेफिनेटली बेसिस ऑफ फंक्शंस और डिविजनल की बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं। स्पेशलाइजेशन, यहाँ फंक्शन की स्पेशलाइजेशन होती है और डिवीज़न के अंदर प्रोडक्ट की, हमने बात की थी ना अभी ये चीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना मुश्किल है, फंक्शनल के अंदर और डिविजनल के अंदर इजी है। क्यों, क्योंकि डिविजनल के अंदर डिविजनल मैनेजर के पास पावर है और वो इजीली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर सकता है। नेक्स्ट इज मैनेजरियल डेवलपमेंट, फंक्शनल के अंदर कम स्कोप है क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड काम करते हैं और डिविजनल के अंदर ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एक ही डिवीज़न के अंदर। सपोज़ नया प्रोडक्ट बनाना है तो नई डिवीज़न खोल दी इजीली, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, कॉस्ट किसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। फंक्शनल इज़ इकोनॉमिकल, मतलब इसके अंदर ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ कॉस्टली क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज़ कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो पेस्ट में भी चाहिए और ब्रश में भी चाहिए और हम उसे अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों डिविजन्स अपनी अलग अलग परचेज़ कर रही हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम और ये कॉस्टली पड़ेगा, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। आज की वीडियो शायद से थोड़ी लंबी हो जाए, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और 90% इसमें से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है बोर्ड के अंदर, एक प्लानिंग में से भी और इसमें से भी। इसका भी एक छोटा सा पार्ट बाकी है, तो वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एवरीवन, बिकॉज दिस कोविड पैंडमिक इज़ रियली हार्मफुल। Stay home, stay safe. Thank you.